हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। तो वैसे ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जितने भी सम्स किए होंगे, है ना, उसमें आपने एक्स वाई जेड इस तरह से अल्फ़ाबेट्स आपने नहीं ज़्यादा यूज़ किया होगा। ठीक है, तो ओनली आपने अभी तक सिंपल इक्वेशन में आपने यूज़ किया होगा, है ना, जहाँ पे इक्वेशन फॉर्म द इक्वेशंस, इक्वेशन रिलेटेड सम्स थे, जैसे कि आप लोग वहाँ पे यूज़ करते थे, जैसे कि 5x + 2 = 3y। इस तरह से आपने देखा होगा, सिंपल इक्वेशन में आपने यूज़ किया होगा। तो वहाँ पे मगर डिफरेंस यही है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको कोई इक्वल्स टू नहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशंस जिसमें इक्वल्स टू नहीं होता है वो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा, अल्फ़ाबेट्स यूज़ किया जाएगा, जैसे कि कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल है 3x - 2y + 5xy। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या क्या अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए। यहाँ पे x है, इधर y है, यहाँ पे xy साथ में है ना। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। 3a है ना, a भी एक अल्फ़ाबेट है ना। 6b, कुछ भी, जितने भी हमारे A to Z हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स में से कुछ भी अगर नंबर्स के साथ इस तरह से यूज़ किया जाता है, या फिर प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड साइन बीच में रहता है कुछ भी, तो उस मगर वहाँ पे इक्वल्स टू नहीं रहना पड़ेगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान देना। तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बस इन शॉर्ट आप लोग इतना समझ लो कि जब भी किसी भी तरह का नंबर्स के साथ जब इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया जाता है उसको ही हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो सपोज़ जैसे कि ये एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 3x - 2y + 5xy - 9। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर्स के साथ अल्फ़ाबेट्स भी है और यहाँ पे किसी भी तरह का इक्वल्स टू यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो हमें जानने पड़ेंगे इसको आगे सीखने के लिए। ठीक है, तो कुछ टर्म्स क्या होते हैं, पहले तो आपका टर्म्स ही हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। टर्म्स को बहुत सारे टर्म्स को साथ में मिला के बनते हैं और होते हैं आपका वेरिएबल्स, कांस्टेंट भी होते हैं और फैक्टर्स। इन सब चीज़ों को और कोफिशिएंट आपको पहले समझने होंगे कि इन सबको होता क्या है। तो देखो, जैसे स्टूडेंट्स 3x - 2y + 5xy - 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3x के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये आपका +3x है, तो ये आपका एक टर्म हो गया। ठीक है, उसी तरह से -2y एक टर्म हो गया। ठीक है, और ये +5xy एक टर्म हो गया और -9 एक टर्म हो गया। जब अगर आपका क्वेश्चन में इस तरह से एक एक्सप्रेशन दिया गया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसमें क्वेश्चन है कि आपको टर्म्स लिखने हैं, तो आप क्या लिखोगे, तो 3x यहाँ पे ऐसे लिखोगे, 3x टर्म है, इसके आगे प्लस साइन नहीं दिया कि प्लस साइन तो नहीं भी लिखने से होता है। फिर ये -2y से किस तरह से अलग किया, माइनस का साइन से ये दोनों अलग अलग हो रहा है ना, और माइनस का साइन 2y के आगे है तो -2y एक टर्म हो गया, 5xy एक टर्म हो गया, -9 एक टर्म हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सपोज और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ट्वाइस AB है प्लस थ्राइस BC है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या टर्म होगा, 2AB एक टर्म हो जाएगा और 3BC एक टर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, टर्म्स आई होप आप लोग का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स किसे कहते हैं, तो वेरिएबल्स आप लोग को जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं उसको ही वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन मैंने दिया था एग्जाम्पल के लिए, इसमें ओनली x और y ही यूज़ किया गया है ना। यहाँ पे xy साथ में है मगर कोई दूसरा अल्फ़ाबेट तो नहीं है। अगर आपको बोला जाए कि इस एक्सप्रेशन का वेरिएबल लिखो तो आपको लिखना होगा x और y। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे z भी होता, सपोज़ 5xy z होता, तो आप लोग यहाँ पे z भी लिखते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन में ऐसा एक नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल लगा हुआ नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ तो नंबर है 3 है मगर इसके साथ वेरिएबल x लगा हुआ है। ठीक है, 2 के साथ यहाँ पे y लगा हुआ है,
5 के साथ यहाँ भी नंबर है मगर इसके साथ एक्स वाई है, तो ये सारे आपके कांस्टेंट नहीं कहलाएंगे। कांस्टेंट एक ऐसा नंबर होता है जिसके साथ कोई किसी तरह का कोई वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट क्या था, 9 था, मगर आप इसको ध्यान देना पड़ेगा कि इसके आगे साइन मगर माइनस था, तो आपको कांस्टेंट की जगह आपको लिखना पड़ेगा -9। ठीक है, अगर मान लो प्लस होता तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखते -9 लिखते। ठीक है, यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट लिखते, सॉरी प्लस होता तो ओनली 9 लिखने से आपका हो जाता। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने क्या क्या समझा, टर्म्स किसे कहते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। नेक्स्ट आ गया आपका फैक्टर। ठीक है, फैक्टर तो पहले आप लोग जैसे समझो कि सपोज़ मैं आपसे पूछूं कि 6 का क्या होता है फैक्टर्स, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो 6 का फैक्टर्स आप क्या लिखोगे, 2 × 6 होगा, है कि नहीं, फिर 1 × 6 भी होगा फैक्टर्स। ऐसे दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आता है उसको ही फैक्टर्स कहेंगे। तो इसी सेम चीज़ है यहाँ पे। सपोज़ मैं आपको पूछूं कि 3x का फैक्टर क्या होगा, है ना, 3x का फैक्टर क्या होगा, तो ऑब्वियसली 3 और x के बीच में देखो कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। तो 3 और x का फैक्टर क्या हो जाएगा, किससे बना है, ऑब्वियसली 3 को x से मल्टीप्लाई करके बना है, 3 × x, है ना, तो 3 और x हो गए आपके 3x का फैक्टर। इस तरह से सेम प्रोसेस आपका 2y का फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, है ना, सपोज -2y का फैक्टर आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे आप लिख देना -2 और y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा ये आएगा, तो -2y का फैक्टर हो गया -2 और y। सेम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज 5xy है ना, 5xy का फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 हो गया और x हो गया और y हो गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा, इसीलिए 5xy हो गया फैक्टर। ठीक है, इसी तरह से -9 का अगर फैक्टर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें दो ही फैक्टर्स होंगे, 1 × 9, है ना, तो हम लोग या तो आप ऐसे लिख दो 1 - 9, या तो आप लिखो -1 और 9, ये दोनों ही 9 के फैक्टर होंगे। तो इस तरह से आई होप आप लोग का फैक्टर्स भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट थोड़ा आप लोग को ध्यान से समझना होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। देखो जैसे कि सपोज़ आपका यहाँ पे मैं लिखा ही नहीं, देखो कोफिशिएंट ऑफ मान लो 2x पूछा गया है आपसे। ठीक है, 2x का कोफिशिएंट अगर किसी ये एक टर्म का कोफिशिएंट है मतलब, है ना, 2x का अगर कोफिशिएंट, ये 2x क्या है, दोनों एक साथ में दिया, 2x एक टर्म है, तो 2x का कोफिशिएंट जब आपका पूछा जाएगा तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है आप लिखोगे कि वो कोफिशिएंट है। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में 3x का अगर मैं आपसे कोफिशिएंट पूछूं तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 3। ठीक है, और इसी तरह से -2y का कोफिशिएंट हो जाएगा आपका -2, 5xy का कोफिशिएंट हो जाएगा 5 और -9 तो 9 ही है, तो ठीक है -9 ही होगा, इसमें तो कुछ नहीं है। और सेम अगर मैं आपसे पूछूं, अगर किसी टर्म का डायरेक्ट हम कोफिशिएंट पूछेंगे तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो 5x² का 5 हो गया, 3x का 3 हो गया। मगर किसी टर्म में आपको स्पेसिफिकली बता दिया जाए, जैसे कि देखो कोफिशिएंट ऑफ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट बताओ इन द टर्म 5xy। इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पे जब ओनली न्यूमेरिकल नहीं लिखेंगे, अगर y का कोफिशिएंट पूछा तो आपको लिखना पड़ेगा 5x। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर 5x में आपका कोफिशिएंट पूछा कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन द टर्म 5xy, इसमें अगर x का कोफिशिएंट क्या होगा तो आपको लिखना पड़ेगा 5y। ठीक है, मगर नॉर्मली अगर क्वेश्चन रहेगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 5xy तो आप लिखोगे 5। समझ में आया। अगर y का स्पेसिफिकली पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 5x। अगर x का पूछा इसी क्वेश्चन में तो आप लिखेंगे 5y। इसी तरह से अगर डायरेक्ट अगर ये पूछा कोफिशिएंट ऑफ द टर्म 5xy पूरा का क्या होगा तो आप लिखोगे 5। ठीक है, समझ में आया, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना। उसके बाद आ गया आपका लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ जाने से आप लोग के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे कि देखो लाइक टर्म्स होता क्या है, जो जिसमें सेम वेरिएबल्स हो। जैसे कि लाइक टर्म्स के एक एग्जांपल ये हो गया, 2x हो गया, 4x और 9x, इन सब का नंबर्स के बाद में सेम है, x ही है, तो ये सारे मतलब लाइक टर्म्स है। सपोज़ एक एग्जांपल देती हूँ, 2x है
और दूसरा वाला 4x² है, फिर और एक है आपका 3x³ है। मगर इन सब में x तो है, मगर यहाँ पे x का जो पावर है अलग अलग है ना। तो ये आपका मगर लाइक टर्म्स नहीं होगा, सेम ही होना पड़ेगा। x है तो x ही होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक x² है, एक क्यूब है, ऐसा नहीं चलेगा। सेम होने से आपका ये लाइक टर्म है। ठीक है, जैसे कि और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 5xy और -2xy। यहाँ भले ही ये आपका 5 जो है वो प्लस है, पॉजिटिव है, -2 नेगेटिव है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो xy है ना, ये दोनों सेम होना पड़ेगा। तो ये भी आपका एक लाइक टर्म्स है। मगर इस चीज़ का आप लोग और एक एग्जांपल में आप लोग ध्यान से देखो, सपोज़ 4xy है और एक आपका 9yx है, ये दोनों भी मगर लाइक टर्म्स ही कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे xy है, यहाँ उल्टा yx लिखा है तो ये अनलाइक टर्म्स हो गए। बस यहाँ पे अल्फ़ाबेट जो है ना वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका लाइक टर्म्स कहलाएगा। इसी तरह से अनलाइक टर्म्स के एग्जांपल यहाँ पे देखो, अनलाइक टर्म्स में 2x, 5y, 9xy। अब यहाँ पे देखो 2x और 9xy दोनों अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। ये मान लो ये दोनों आपको दिए, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि एक में x है और एक में xy है ना। तो इसलिए ये अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे 2x होता और ये 9x होता तो ये दोनों लाइक टर्म्स कहलाते, इस तरह से। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप। नेक्स्ट देखते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ टर्म्स होते हैं, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल टर्म्स होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? देखो, मोनोमियल का मतलब नाम से समझो, मोनो का मतलब होता है वन, जिसमें एक ही टर्म है। जैसे कि ये हम लोग एग्जाम्पल जैसे ऊपर में लिया था हमने, ये वाला, इसमें देखो, हाँ, इसमें मोनोमियल किसको बोलेंगे? जो एक ही टर्म है। जैसे 3x, ये एक टर्म है आपका, है ना, और ये आपका एक टर्म है, ये आपका एक टर्म है। यहाँ पे कितने टर्म्स दिए गए हैं? 3x, यहाँ पे तो और कोई x वाले नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें मतलब 4 टर्म्स है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपके पास एक ही टर्म होंगे वो कुछ इस तरह से दिखेंगे, या तो ऐसे होंगे 2x, 3xyz, कॉमा दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखो, ये आपका ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, मगर ज़रूरी नहीं है। सपोज़ ये है 3x + 5x है ना, यहाँ भले ही दिखने में ये 2 दिख रहे हैं, मगर इसको इसके बीच में प्लस दिया हुआ है, और ये दोनों प्लस भी हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स प्लस हो जाते हैं। 5 + 3 करोगे तो कितना आंसर आएगा? 5 6 7 8, 8x। तो ये भी तो सॉल्व होने के बाद सिंगल टर्म ही बन रहा है ना, तो इसको भी हम मोनोमियल ही बोलेंगे। ठीक है, भले ये दिखने में 2 टर्म्स दिख रहे हैं यहाँ पे, मगर ये मोनोमियल ही है। ठीक है, और सपोज़ आपका ऐसा है, कोई एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2x + 3y है। ये दोनों में अलग अलग वेरिएबल्स है और इन दोनों को प्लस भी नहीं कर सकते, तो ये दोनों में 2 टर्म्स हो गए मतलब, तो वो बाइनोमियल में कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि बाइनोमियल का एग्जांपल ले लो, 5x + 4y, दोनों ही अलग अलग वेरिएबल्स है दोनों में, और इन दोनों को हम ऐड भी नहीं कर सकते, है ना, तो ये आपका बाइनोमियल कहलाएगा। ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें 2 टर्म्स होते हैं वो बाइनोमियल कहलाएंगे। यहाँ पे भी 2 था, मगर ये एक्सेप्शन था क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स थे ना, दोनों प्लस होके सिंगल ही हो जाएंगे, मगर यहाँ तो दोनों प्लस नहीं हो सकते, तो इसलिए ये बाइनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में आपका 3 वेरिएबल्स होगा, 2x + 3y और 16। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है। ये तीनों भी आपका प्लस नहीं हो सकता क्योंकि तीनों अलग अलग, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3y है, और 16 के साथ ये तो कांस्टेंट है, ये इन तीन एक दूसरे के साथ कोई प्लस नहीं हो सकता है। तो जहाँ पे ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें 3 टर्म्स हो उसको हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। फिर आगे आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल असल में क्या होता है कि ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारे ही पॉलिनोमियल्स होते हैं, मगर बोलने के लिए ये कह दिया जाता है कि ऐसे टर्म्स जिसमें एक या उससे ज़्यादा आपके टर्म्स होते हैं उसको पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। 3 से ज़्यादा मान लो जिसमें टर्म्स होते हैं उसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखो 2x 3y + 2z + 5, 3 से भी ज़्यादा टर्म्स है ना, उसको पॉलिनोमियल कह दिया। वैसे ये सारे ही वैसे तो जितने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन में आपको ये मिलेगा कि ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें एक टर्म है या फिर उससे भी ज़्यादा, एक से ज़्यादा टर्म्स है, उसको सारे ही पॉलिनोमियल्स होते हैं। वैसे तो ये जो 2x है ना, ये भी एक पॉलिनोमियल है, 5x + 4y ये भी एक पॉलिनोमियल है, और जिसमें 3 होते हैं
उसको ट्राइनोमियल होता है। और जब 3 से ज़्यादा हो जाते किसी एक्सप्रेशन में तो उसको हम लोग कह देते हैं कि पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट क्या टॉपिक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखो, एडिशन हमने थोड़ी देर पहले लाइक और अनलाइक टर्म सीखा था ना, वो आपको इसमें हेल्पफुल होने वाला है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है, सेम वेरिएबल्स होने से ही होता है। जैसे पहला की एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 2x + 3x है, ये दोनों प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों का वेरिएबल जो है ना सेम है। ऐसा नहीं है तो 3 और 2 प्लस करके आप 5 लिख दोगे और ये x जो है ना साइड वाला उसको एज इट इज़ यहाँ पे हम लोग x डाल देंगे, तो ये हो गया 5x। ठीक है, उसी तरह से 9xy और 2xy इन दोनों क्या माइनस करने बोला है ना, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 7 आ गया। और ये xy दोनों में लाइक टर्म्स थे तो इसको एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग ध्यान दो, जैसे कि मान लो 5x - 2y है, इन दोनों का वेरिएबल अलग है, x है और एक में y है, तो ये आपका कभी भी माइनस हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। इसको ना हम माइनस कर सकेंगे ना हम इसको प्लस कर सकते हैं। प्लस भी नहीं होगा, ये 5x + 2y प्लस भी नहीं होगा क्योंकि दोनों का वेरिएबल अलग है। हमेशा वेरिएबल सेम होना पड़ेगा, मतलब लाइक टर्म्स होने पड़ेंगे, तभी हम प्लस या तो माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका एक सिंगल टर्म का था। अब देखो ये आपका बाइनोमियल टर्म्स का ले लेते हैं। जैसे कि देखो ये बाइनोमियल है ना, 5y + 9 और 3y - 4, तो इसको हम लोग कैसे प्लस करेंगे, 5y + 9 में डायरेक्ट का प्लस का साइन दिया, 9 - 4, उसके बाद 9 - 4 इसको लिख लेंगे पहले। उसके बाद लाइक टर्म्स को हम एक साइड कर लेंगे। लाइक टर्म्स को मतलब कौन सा, 5y और 3y, ये दोनों सेम है, दोनों में y वेरिएबल है, तो उन दोनों को हम सेम ही है, लाइक टर्म्स है, तो उन दोनों को हम एक तरफ कर लेंगे। और 9 जो है ये कांस्टेंट है, -4 भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों का हम एक साइड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 + 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और वेरिएबल सेम था y, हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे, 8y हो गया। और यहाँ पे देखो एक आपका नंबर +9 है और एक माइनस है, तो प्लस वाले जब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होता है तो उन दोनों में हमेशा माइनस ही होगा। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आगे आपका 5, और आगे ये प्लस नहीं हो सकता है क्योंकि एक में आपका वेरिएबल है और एक में यहाँ पे भी अगर y होता है तो ये दोनों प्लस हो जाता है, मगर यहाँ पे जबकि y नहीं है तो ये दोनों ऐसे ही रह देंगे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये एक एडिशन का एग्जाम्पल था। सब्ट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो सब्ट्रैक्ट आपका क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 5y + 9 फ्रॉम 7y - 5। इस नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें थे, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इसको पहले आगे लिख देंगे, है ना, 7y - 5 आगे लिख देंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस, और जब भी सब्ट्रैक्ट करना होता है नेक्स्ट नंबर को आपको ब्रैकेट में लिखना होता है। आप इस चीज़ को ध्यान में देना। ठीक है, एडिशन में ज़रूरत नहीं होता है मगर सब्ट्रैक्शन में बहुत ज़रूरत होता है, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। माइनस, फिर 5y + 9 को हम डाल देंगे ब्रैकेट में। उसके बाद देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो माइनस, इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे, आगे वाला पोर्शन 7y - 5 हम लोग यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद मगर यहाँ पे माइनस के बाद ये ब्रैकेट था ना, इसके कारण क्या होगा, ये अंदर वाला जो भी नंबर है ना उसका साइन चेंज हो जाएगा। देखो अंदर का क्या नंबर था, ब्रैकेट खुलने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ब्रैकेट यहाँ पे 5y है, 5 के आगे कौन सा साइन है, कुछ नहीं है ना, यहाँ पे, यहाँ का बात नहीं कर रही हूँ, इधर का बात कर रही हूँ, ये ब्रैकेट के अंदर का 5y मतलब पॉजिटिव है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो 5y के आगे आपका माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो +9 है, यहाँ पे ये +9 जो है पॉजिटिव है, तो ये भी इधर जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, -9 हो जाएगा। देखो यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव था तो दोनों ही ब्रैकेट खुलने के बाद माइनस हो गया। उसके बाद सेम प्रोसेस करेंगे हम, यहाँ पे दोनों लाइक टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे, 7y और ये -5y इधर आ गया, ये -5 इधर और -9 नंबर्स को एक तरफ कर दिया। उसके बाद देखो अब इस पार्ट को अभी छोड़ दो, इस पार्ट को छोड़ दो, इस पार्ट को देखो क्या कर सकते हैं, ये आपका पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे, आगे आपका 2
और वेरिएबल को एज इट इज़ लिख दो यहाँ पे। उसके बाद इधर का पार्ट देखो, ये दोनों ही नेगेटिव नंबर्स है। जब दो नंबर्स में दोनों ही नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके लिखेंगे और साइन आपका माइनस ही रहेगा। 9 और 5 को प्लस करेंगे तो 14 आ गया और साइन आ गया माइनस। तो और इसके आगे अब ये बढ़ नहीं सकता है क्योंकि ये दोनों ही अनलाइक टर्म्स हो गए। अब हम लोग इसको ना ही प्लस कर सकते ना माइनस कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ तक तो हो गया। बाकी जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद और ये लास्ट आपका एक टॉपिक हो गया, इसमें फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देख लेते हैं। देखो, जैसे कि ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। सपोज़ आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, 5x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ़ अगर x का वैल्यू अगर 2 है, 5x का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर x का वैल्यू 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5x एक्सप्रेशन इस तरह से लिखना है और 5 के साथ यहाँ पे x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई है। तो x की जगह हम क्या करेंगे, 2 बिठा देंगे, है ना, क्योंकि x का वैल्यू 2 लेने बोला था। तो 5 2 जा हो गया आपका 10। इसका मतलब अगर x का वैल्यू 2 है तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। जैसे कि सपोज फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये थोड़ा सा बड़ा सा एक्सप्रेशन ले लेते हैं, ये वाला 2a + 3b + 4ab + 2। ठीक है, इफ़ मान लो अगर a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे। पहले ये होल एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद देखो 2 के साथ a मल्टीप्लाई था ना यहाँ पे, इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाय a का वैल्यू कितना देने बोला था, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। ठीक है, उसी तरह से b का वैल्यू 3 लेने बोला है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3। 3b के जगह लिख देंगे हम 3 × 3, यहाँ पे 2 × 2 हो गया। फिर देखो 4 था, ये 4 यहाँ लिखा, a की जगह लिखेंगे 2 और b के जगह लिखेंगे 3, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई है। ठीक है, और फिर लास्ट में +2 था तो यहाँ पे +2 डाल देंगे। उसके बाद इन सबको सॉल्व करते हैं, 2 2 जा हो गया आपका 4, 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यहाँ पे लिखेंगे और इस 2 को एज इट इज़ यहाँ डाल देंगे। अब ये सारे नंबर्स में हो गए तो इन सबको हम प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 39। तो इसका मतलब इस फुल एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो है 39, इफ़ अगर a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 3 है तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसी के साथ ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर का फिनिश हो गया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और ये इंट्रोडक्शन वीडियो जो भी आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग को अगर इतना अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लोग जितना भी इसका एक्सरसाइजेस के सम है उसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप लोग इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में तो और एक बार आप लोग फिर से देख लेना, ताकि ये पूरा क्लियर हो जाने से आप लोग एक्सरसाइज जो है पूरे अच्छे से कर लोगे, उसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा आप लोग का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 10.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।